अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और ख़ूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। आइए आज हम सबक नंबर 6 शतरंज की बाजी का हिस्सा पंजुम यानी 5वें हिस्से का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बिना किसी ताख़ीर के हम सबक की शुरुआत करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि दोनों नवाबजादे शतरंज खेलने में इतने मशगूल होते हैं कि अंग्रेज़ी फ़ौज लखनऊ में आ जाती है, लेकिन वो उनको कुछ पड़ी नहीं होती है। लखनऊ में सब लूट पाट और वावेला मचा होता है, लेकिन वो शतरंज खेलने में इतने मशगूल होते हैं कि वो ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं और अपने शतरंज की बाजी में लगे हुए रहते हैं। आइए उसके आगे। अब के दोनों दोस्त खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब के मिर्ज़ा जी की बाजी कमज़ोर थी। इसी असना में फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह माजूल कर दिए गए थे और फ़ौज उन्हें गिरफ़्तार किए लिए जाती थी। शहर में कोई हंगामा ना हुआ, ना कष्ट खून, यहाँ तक कि किसी जाबाज ने एक कतरा खून भी ना बहाया। नवाब घर से इस तरह रुखसत हुए जैसे लड़की रोती पीटती ससुराल जाती है। बेगमें रोई, नवाबजादे मामाए मुगलानियाँ रोई और बस सल्तनत का खात्मा हो गया। अज़ल से किसी बादशाह की माजूली इतनी सुलह आमेज़, इतनी बेज़र ना हुई होगी। कम से कम तारीख़ में इसकी नज़ीर नहीं। वो अहिंसा ना थी जिस पर मलाइक खुश होते हैं। ये पस्त हिम्मती नामर्दी थी जिस पर देवियाँ रोती है। लखनऊ का फरमा नरवा कैदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये सियासी ज़वाल की इंतहा ही हद थी। यानी कि दोनों जब शतरंज खेलने बैठे तो 3 बज गए और वो जो बाजी चल रही थी जिसमें मिर्ज़ा जी की जो बाजी कमज़ोर थी और उसी वक्त फ़ौज की वापसी के आहट सुनाई दी तो देखा कि वाजिद अली शाह नवाब वाजिद अली शाह को माजूल कर दिया गया है, यानी उन्हें तख्त पर से हटा दिया गया है और फ़ौज ने उन्हें गिरफ़्तार कर ली है। लेकिन उनकी गिरफ़्तारी पर शहर में कोई हंगामा नहीं है। किसी ने कोई उनकी अंग्रेज़ों से मुखालफत नहीं की कि बादशाह को क्यों ले जाया जा रहा है, क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। न किसी जाबाज ने, किसी हिम्मत मर्दा ने खून भी ना बहाया। नवाब मुसन्निफ़ लिखते कि नवाब इस तरह रुखसत हुए जैसी कोई लड़की रोटी पीटती अपने ससुराल जाती है। मैके से जब ससुराल जाती है तो थोड़ा बहुत रोती है और वो जाती है तो घर के और लोग रोते हैं। तो उसी तरह नवाब वाजिद अली शाह की भी रुखसती हुई, खाली कि बेगमें रोई, छोटे नवाबजादे रोए, मामाएँ रोई और मुगलानियाँ रोई और सल्तनत का वही खात्मा हो गया। यानी अज़ल से किसी बादशाह की माजूली इतनी सुलह आमेज़, इतनी बेज़र ना हुई होगी। यानी जब से ज़माना बना है तो तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल, नज़ीर के मायने तो मिसाल, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इतनी आसानी से, इतनी आसान गिरफ़्तारी किसी बादशाह की हुई होगी। ये वो अहिंसा थी जिस पर मलाइक खुश होते। ये ऐसी गिरफ़्तारी थी कि ना इस पर मलाइक खुश हुए और ये ऐसी पस्त हिम्मती और नामर्दी थी कि जिस पर सिर्फ देवियाँ और औरतें रोई। और उसी वक्त फिर लखनऊ जो था ऐशो इशरत में डूबा हुआ था और वहीं से लखनऊ का सियासी ज़वाल की इंतहा की हद हो गई थी। यानी वहाँ पर लखनऊ का जो सियासी निज़ाम था वो खात्मे की तरफ बढ़ गया था। क्या आगे मिर्ज़ा ने कहा, हुजूर आली को जालिमों ने कैद कर लिया है। तो मीर कहते हैं, होगा, आप कोई काजी है, ये लीजिए शय। मिर्ज़ा कहते, हज़रत ज़रा ठहरिए, इस वक्त बाजी की तरफ तबीयत नहीं माइल होती। हुजूर आली खून के आंसू रोकते जाते होगे, लखनऊ का चराग आज गुल हो गया। मीर कहते, रोया ही चाहिए, ये ऐश कैद फ़रंग में कहाँ मैसर ये शय। मिर्ज़ा कहते, किसी के दिन हमेशा बराबर नहीं जाते, कितनी सख्त मुसीबत में है बलाए आसमानी। मीर कहते, हाँ है ही, फिर कष्ट, बस दूसरी कष्ट में मात है, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा कहते, आप बड़े बेदर्द है, वल्लाह ऐसा हादसा जान का देखकर आपको सदमा नहीं होता। हाय हुजूर जाने आलम के बाद अब कमाल का कोई कदरदान ना रहा, लखनऊ वीरान हो गया। मीर कहते हैं, पहले अपने बादशाह की जान बचाइए, फिर हुजूर पूर्णम का मातम कीजिएगा। ये कष्ट और मात लाना हाथ। तो नवाब वाजिद अली शाह की गिरफ़्तारी पर भी दोनों को कोई अफसोस नहीं होता है।
थोड़ा बहुत अफसोस मिर्ज़ा को होता है, लेकिन मीर की बाजी पक्की होती है और मिर्ज़ा हारने वाले होते हैं, तो इसलिए मीर उन पर ध्यान नहीं देते। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ज़रा ठहरिए, इस वक्त मेरी तबीयत बाजी खेलने की नहीं है। नवाब साहब को लेकर चले जा रहे हैं, लखनऊ का चराग आज गुल हो गया। तो मीर कहते हैं कि जाने दीजिए, ये ऐसी ऐशो इशरत वहाँ कैद में नहीं है, हम अब कितने ऐश में हैं यहाँ पर। तो मिर्ज़ा कहते हैं कि किसी के दिन हमेशा बराबर नहीं जाते, कितनी सख्त मुसीबत और बलाया आसमानी है। तो मीर साहब कहते हैं हाँ, आप उस पर ध्यान नहीं दिए, आप अपनी बाजी बचाइए। और वो बादशाह चले गए, उनका दुख नहीं कीजिए, पहले अब अपने बादशाह की जान बचाइए, यानी कि जो शतरंज का उनका बादशाह है उसकी जान बचाइए, क्योंकि आपको 2 ही किश्तों में मात मिलने वाली है, उनको हार होने वाली है। तो नवाब के लिए हुए फौज सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा जी ने नई बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर साहब ने कहा आइए नवाब साहब की हालत ज़ार पर एक मरसिया कह डाले। मिर्ज़ा जी की वफादारी और इताअत शुआरी अपनी हार के साथ गायब हो गई थी। वो शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए बेसब्र हो रहे थे। तो बादशाह को फौज में लेके चले गई। तो फिर मीर साहब वो भाई एक बाजी जीत गए, तो मिर्ज़ा साहब ने भी दूसरी बाजी बिछा दी, क्योंकि वो अपनी हार का इंतकाम लेने के लिए बेसब्र हो रहे थे, बदला लेना चाहते थे। और मीर साहब जीते तो मीर साहब खुश हो गए और उन्होंने कहा कि आइए नवाब साहब की हालत ज़ार यानी बुरी हालत पर एक मरसिया कह डाले। इस तरह दूसरी बाजी भी बिछा देते हैं। शाम हो गई। मस्जिद के खंडर में चमगादड़ों ने अजान देना शुरू कर दी। अबाबिले अपने अपने घोंसलों से चिमट कर नमाज मगरिब अदा करने लगी, पर दोनों खिलाड़ी बाजी पर डटे हुए थे, गोया वो खून के प्यासे सूरमा मौत की बाजी खेल रहे हैं। मिर्ज़ा मुतवातिर 3 बाजी हार चुके थे। अब चौथी बाजी का भी रंग अच्छा ना था। वो बार बार जीतने का मुस्तकिल इरादा करके खूब संभल कर तबीयत पर जोर देकर खेलते थे, लेकिन एक चाल ऐसी ख़राब पड़ जाती थी कि सारी बाजी बिगड़ जाती। इधर मीर साहब गज़लें पढ़ते थे, ठमरियाँ गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, आवाज़ें कसते थे, ज़िला और जगत में कमाल दिखाते थे। ऐसे खुश थे गोया कोई दफीना हाथ आ गया है। मिर्ज़ा साहब उनकी ये खुशफहमियाँ सुन कर झिंझलाते थे और बार बार तेवरी चढ़ाकर कहते आप चाल ना तब्दील कीजिए। ये क्या कि चाल चले और फ़ौरन बदल दी। जो कुछ करना हो एक बार खूब गौर करके कीजिए। जनाब आप मोहरे पर उंगली क्यों रखे रहते हैं? मोहरों को बेलाग छोड़ दिया कीजिए। जब तक चाल का फैसला ना हो जाए मोहरे को हाथ ना लगाया कीजिए। हज़रत आप एक चाल आधा घंटे में क्यों चलते हैं? इसकी सनद नहीं है। जिसकी एक चाल में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी माँ समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का वो फर्जीन पीटा जाता था। बोले मैंने चाल चली कब थी? तो इस तरह वो शतरंज खेलते हुए उनको शाम हो जाती है वही खंडरों में, और वहाँ पर चमगादड़ अजान देना शुरू कर देते, यानी चमगादड़ों का आना जाना हो जाता है और वो आवाज़ें करना शुरू कर देते हैं। और अबाबिल अपने घोंसलों में नमाज मगरिब अदा करने लगी, यानी अपने घोंसलों में जाकर वो वहाँ पर बैठ गई। और दोनों खिलाड़ी बाजी पर डटे हुए थे। इस तरह डटे हुए थे जैसा कोई बहुत सूरमा और बहुत बहादुर जो तलवारबाजी करते उस तरह वो शतरंज की बाजी खेल रहे थे। जो कि मिर्ज़ा साहब मुसलसल 3 बाजियाँ हार चुके थे। अब चौथी बाजी का भी रंग कुछ उनके लिए अच्छा नहीं था। वो बार बार एकदम संभल कर खेलते, लेकिन कुछ ना कुछ चाल ऐसी ख़राब हो जाती कि उनकी बाजी बिगड़ जाती थी। और इधर मीर साहब जब जीतने की खुशी में गज़लें पे गज़लें पढ़ते, ठमरियाँ गाते, चुटकियाँ लेते और अलग अलग आवाज़ें निकालते और ऐसे खुश थे जैसा कोई दफीना उनके हाथ आ गया हो। मिर्ज़ा साहब उनकी खुशफहमियाँ देख कर और सुनकर बहुत झिंझलाते और फिर उनको कहते कि ये क्या है कि आप बार बार चाल चल रहे हो और फिर फ़ौरन बदल दे रहे हैं। ये खेल के रूल्स में नहीं है, ये उसके कवायद के ख़िलाफ़ है। आप ऐसा नहीं कीजिए। 5 मिनट से ज़्यादा किसी की भी चाल 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आप आधे घंटे तक चाल नहीं चल रहे, मोहल्ले बदल रहे नहीं, इस तरह उनकी बहस हो जाती है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आपकी चाल हो चुकी है, खैरियत इसी में है कि मोहरे उसी घर में रख दीजिए।
तो मीर साहब कहते इस घर में क्यों रखूँ, मैंने मोहरे का हाथ से छुआ कब था। तो मिर्ज़ा कहते आप क़यामत तक मोहरे को ना छुए तो क्या चाली ना होंगी। फर्जीन यानी कि वज़ीर पीटते देखा तो धांधली करने लगे। तो मीर कहते धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो मिर्ज़ा कहते ये बाजी आपकी मात होगी। मीर कहते मेरी मात क्यों होने लगी। तो मिर्ज़ा कहते तो आप मोहरा इस घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर कहते वहाँ क्यों रखूँ, नहीं रखता। मिर्ज़ा कहते आपको रखना पड़ेगा। मीर कहते हैं हरगिज़ नहीं। मिर्ज़ा कहते रखिएगे तो आपके फरिश्ते, आपकी हकीकत ही क्या है। इस तरह दोनों में बहुत ही जो उनकी बहस होती है वो तूल पकड़ लेती है और एक दूसरे को कुछ कुछ कहने लगते हैं कि मोहरा वहाँ रख दीजिए, आप हार रहे तो आपको हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा ऐसा मीर साहब और मिर्ज़ा साहब एक दूसरे को ताने देने लगते हैं और एकदम ही झगड़ा उनमें बढ़ जाता है। और बात बढ़ गई, इतनी बात बढ़ जाती है, दोनों अपने मलिक के धनी थे। ये दबता न वो तकरार में ला मोहल्ला गैर मुताल्लिक बातें होने लगती है जिनका मंशा जलील और खफीफ करना होता है। मिर्ज़ा जी ने फरमाया अगर ख़ानदान में किसी ने शतरंज खेला होता तो आप आयन और ख्वाहिश से वाकिफ़ होते, हमेशा घास खिले की है। आप क्या खाकर शतरंज खेलिएगा। रियासत शय दिगर है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। तो मीर कहते घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो शतरंज खेलते पीढ़ियाँ और पुश्ते गुजर गई। मिर्ज़ा कहते जी जाइए, नवाब गाज़िउद्दीन के यहाँ बावर्चीगिरी करते करते उम्र गुजर गई, उस फेल में जागीरी पा गए, आज रईस बनने का शौक़ चढ़ आया है, रईस बनना दिल लगी नहीं है। मीर कहते क्यों अपने बुज़ुर्गों के मुंह में कालक लगा रहे हो, वही बावर्ची रहे होगे। हमारे बुज़ुर्गों तो नवाब के दस्तरखान पर बैठते थे। तो बहस इतनी बढ़ जाती है उनकी क्या एक दूसरे के ख़ानदान तक का नाम वो ले लेते हैं। और दोनों नवाब थे, नवाबजादे दोनों अपने धनी के पक्के थे। तो ना ये कमज़ोर पड़ता ना वो, दोनों एक दूसरे से बहस मुबाहिसा करते और ख़ानदान तक चले जाते। मिर्ज़ा साहब मीर साहब को कहते कि आपके ख़ानदान में कभी किसी ने शतरंज नहीं खेला होगा, क्योंकि आपको ना उसके आयन या उसूल और कवायद कुछ पता ही नहीं, हमेशा आपके ख़ानदान वाले घास छिला करते थे। तो मीर साहब भी कहते कि घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो शतरंज पीढ़ियाँ और पुश्तों से खेली आ रही है। तो इस तरह उनकी बहस होती जाती है और बहस में वो लोग ख़ानदान का नाम ले लेते हैं। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आपके क्या घर वाले ख़ानदान वाले थे, बावर्ची थे बादशाह के माँ, और उसकी वजह से तुमको जागीर मिल गई और रईस बनने का शौक़ करते हो। तो मीर साहब भी कहते हैं कि अपने बुज़ुर्गों के मुँह पे कालिक लगा रहे होंगे, वही लोग बावर्ची ही रहे होंगे और हमारे बुज़ुर्ग तो नवाब के दस्तरखान पर बैठते थे। इस तरह उनकी बहस शुरू हो जाती है। और मीर वो कहते हैं कि हमारे जो ख़ानदान वाले थे वो बादशाह के वहाँ दस्तरखान पर बैठते थे और हम निवाला और प्याला थे, यानी कि बहुत ही करीब होना, हम निवाला और हम प्याला होना यानी बहुत ही करीब ही होना। तो मिर्ज़ा कहते बेहयाओं को शर्म भी नहीं आती। मीर कहते ज़ुबान संभालिए वरना बुरा होगा, यहाँ ऐसी बातें सुनने के आदि नहीं है। किसी ने आँख दिखाई और हमने दिया तला हुआ हाथ, भंडार खुल गए। मिर्ज़ा कहते आप हमारे हौसले देखेंगे तो समझ जाइए तकदीर आजमाई हो जाए इधर या उधर। मीर कहते हाँ आ जाओ, तुमसे कौन दबता है। तो बहस में उनके झगड़े छिड़ जाते हैं और यहाँ तक बात आती है कि चलो दो हाथ हो जाए, कौन दबता है देख लेंगे। इस तरह यहाँ पर वो दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये पैराग्राफ में ये बताया गया है कि दोनों किस तरह लड़ते हैं और एक दूसरे पर खंजरबाजी करते हैं। तो दोनों दोस्त ने कमरे से तलवारें निकाली। इन दिनों अदना आला सभी किनारे खंजर कब्ज़ शहीर और पंजा बांधते थे। दोनों ऐश के बंदे थे मगर बेगैरत ना थे। कौमी दिलेरी उनमें अनका थी मगर ज़ाती दिलेरी कूट कर भरी हुई थी। उनके सियासी जज्बात फना हो गए थे। बादशाह के लिए, सल्तनत के लिए, कौम के लिए क्यों मरे, क्यों अपनी मीठी नींद खलल डाले। मगर इनफरादी जज्बात में मतलब खौफ ना था बल्कि वो कवि हो गए थे। दोनों पैंतरे बदले लकड़ियाँ और गत्का खेले हुए थे। तलवारें पटके छपाछप की आवाज़ें आई और दोनों ज़ख्म खाकर गिर पड़े।
दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी अपने बादशाह के लिए, जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू की ना गिरी। उन्हीं दोनों आदमियों ने शतरंज के वज़ीर के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। अंधेरा हो गया था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने तख्त पर रोनों को अफरोज़ थे। उन पर हसरत छाई हुई थी, गोया मकतूलीन की मौत का मातम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। खंडर की पोशीदा दीवारें और खस्ताहाल कंकरे और सरबज सजूद मीनार उन लाशों को देखते थे और इंसानी ज़िंदगी की बेसबाती पर अफसोस करते थे, जिसमें संग व खशत का सबात भी नहीं। तो दोनों फिर तलवारें निकालते वो दौर ऐसा था कि सभी लोग अदना आला सब अपने अपने पास खंजर और हथियार रखते थे, और ये दोनों तो नवाबी थे। तो दोनों ने अपनी अपनी तलवारें खींची। इनके अंदर कौमी दिलेरी, कौमी बहादुरी नहीं थी, इनके अंदर कोई सियासी बहादुरी नहीं थी। ये सब चीज़ें फना हो गई थी, लेकिन एक दूसरे को मारने और कटने, एक दूसरे की जान लेने के लिए इनके पास बहादुरी थी, लेकिन कौम के लिए इनके पास बहादुरी दिलेरी नहीं थी। और इनफरादी जज्बात में ये लोग एक दूसरे से खौफ भी नहीं खाते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए एकदम कवि ताकतवर हो गए थे, और दोनों नए नए पैतरे खेल चुके थे। इसलिए दोनों ने तलवारें पटकी और फिर छपाछप की आवाज़ आई, और दोनों ने एक दूसरे को ऐसे ज़ख्म दिए, ऐसी तलवारें मारी, और दोनों ही वहाँ तड़प तड़प कर गिर पड़े और दोनों ने वहीं जान दे दी। जिन्होंने अब बादशाह की गिरफ्तारी के लिए जिनके एक आंसू भी नहीं बहाया था, उन्होंने अपने दोनों आपसी झगड़ों में दोनों ने शतरंज की बाजी के लिए, शतरंज के वज़ीर के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। जबकि जो गर्दनें उन्हें कौम के लिए और सल्तनत बचाने के लिए कटाना चाहिए था, उन्होंने एक शतरंज की बाजी के वज़ीर के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। और वहीं पर अंधेरा हो गया और बाजी ऐसी न ऐसी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने तख्त पर रोनों को अफरोज़ थे, यानी कि दोनों के वहाँ पर सर कट के पड़े हुए थे और उन पर हसरत छाई हुई थी, गोया मकतूलीन की मौत का मातम कर रहे थे। यानी मकतूल की जमा है जिनका कत्ल किया गया हो, जिनको कत्ल किया गया हो उसको मकतूल कहते हैं। और ऐसा लग रहा था कि दोनों जो बादशाह की गर्दनें हैं वो इनका यानी जिनका कत्ल हुआ है उनका मातम कर रही है। और फिर चारों तरफ सन्नाटे का आलम हो जाता है। खंडर की पोशीदा दीवारें, खस्ता हाल कंकर और सरबज सजदूद मीनार और मीनारे गिरे हुए मीनारे देखते रहते हैं। और इंसानी ज़िंदगी की बेसबाती, यानी जो फना होने वाली है इंसान की ज़िंदगी है, वो मीनार भी उन पर अफसोस करते हैं, जिसमें संग व खशत का सबात भी नहीं। संग के मायने होते पत्थर और खशत के मायने होते ईंट के। यानी इंसान की ज़िंदगी ऐसी है जैसे किसी ईंट और पत्थर से भी कम हमारी ज़िंदगी का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह उनकी ज़िंदगी भी शतरंज की बाजी में तबाह बर्बाद हो जाती है। तो प्यारे तलबा व तालिबात, शतरंज की बाजी सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से सबक को समझ गए होंगे एक स्टोरी की तरह। अब इस अगली वीडियो में हम इसके सवालात के जवाब, अगले वीडियो में हम नए सबक का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।